4 GB 40 बच्चे देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं 2024 का महासमारोह। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। कुछ अंश सुन के आप समझ गए होंगे कि आज हम बात किस पर करने वाले हैं। कई बार के सांसद इस बार फिर से अपनी लोकसभा उन्नाव में ताल ठोक रहे साक्षी महाराज एक बार फिर से अपने पुराने काम पर लग गए, यानी विवादित बयान देने पर। 5 लोग ऐसे बयान दे चुके हैं जिनका मतलब कुछ और था। अब उसमें छठा नाम जुड़ गया है साक्षी महाराज का, जिन्होंने फिर से एक बार बातों ही बातों में संविधान बदलने वाली बात कही है। सीधे तो नहीं कहा। इसी पर आज हम बात करेंगे विवादों के महाराज पर। चार GB 40 बच्चे देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तापमान हाई हो गया है। बीजेपी सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब 4 बीबी और 40 बच्चे नहीं चलेगा। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात दोहराई है। साक्षी महाराज को बीजेपी ने इस बार फिर से उन्नाव से ही टिकट दिया है। इन दिनों वो अपने क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बुधवार की देर रात विधानसभा भगवंत नगर के बीघापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज जी अपनी पुरानी फॉर्म, जो उनकी है ना कि पुरानी फॉर्म में नजर आए। उन्होंने कहा कि अब 2 काम रह गए हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करने के बाद ही आपके बीच में आएंगे। और वो 2 काम है क्या, ये साक्षी महाराज की जुबानी ही सुन लीजिए। बीच में आएंगे, एक काम, 2 काम रह गए हैं और दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा ये बनेगा। 4 GB 40 बच्चे देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोसा की तरह बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या। जमीन कम होती चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां पैदा करेंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राष्ट्र में बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो सुन लिया आपने, क्या बयान है, किस तरीके से कहा। हम तो आएंगे ही नहीं। हम प्रचार जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री जब बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, तब हम आएंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा है, जुड़ेगा थोड़ी देर में। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे फिर हम बात करेंगे। और इस पे आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन पर जो नीचे नंबर दिए जाते हैं, जनता का चुनाव है, अब तो जनता के पाले में गेंद है। जनता को इस कानून को चाहिए, जनता ये सुनना चाह रही है, नहीं चाह रहा है। जनता चाह क्या रही, ये भी अब जनता की जुबानी ही सुने। जनता अपने सवाल ही पूछ सकती है हमसे। नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, उस पर कॉल करें। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। तो थोड़ी देर में ही कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। ये पहली बार नहीं है जब साक्षी महाराज इस तरीके से बयान देते नजर आए हों, लेकिन तब भी इसमें मुझे नहीं लगता इस बयान में कोई खराबी है। ये बयान ठीक है और मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए और जब कानून बनेगा तो सभी के लिए बनेगा। किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कानून नहीं बनेगा। ये जो भी कानून होगा सबके लिए होगा और मुझे लगता है ये इसकी आवश्यकता है देश में और ये होना चाहिए। इसको मुझे नहीं लगता इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान ठीक है और भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बात अभी से नहीं हो रही, बहुत समय से हो रही है
और इसके पहले की सरकार ने तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपको पता होगा क्या क्या किया था इमरजेंसी के दौरान। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक तरह से कानून बनना चाहिए और उस कानून के तहत काम होना चाहिए। और जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि जनसंख्या इस तरह से बढ़ती रहेगी तो मुझे लगता है देश के साधन संसाधनों को उस स्पीड से बढ़ाना कहीं से भी अभी संभव नहीं है। तो जनसंख्या पर कानून अगर आएगा तो आना चाहिए, और मैं इस तरह के चीजों का स्वागत करता हूँ। और कानून जब बनता है किसी भी देश में तो लगभग मतलब वहां के सभी लोगों पर इन्फोर्स्ड होता है, उन सब पर प्रवर्तन होता है उसका। तो कानून में कोई बुरी बात नहीं है, जनसंख्या पर नियंत्रण पर कानून आना चाहिए, संवैधानिक रूप से आना चाहिए, संवैधानिक रूप से इसका पालन होना चाहिए। और जैसा आपको पता है 3 तलाक पर ऑलरेडी कानून आ चुका है, तो इस तरह के कानून आते हैं तो सब पर इन्फोर्स होते हैं। इसमें कुछ बहुत मुझे राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ गलत नहीं लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। आपसे सवाल ये है कि जनवरी 2015 साक्षी महाराज ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो महिला कम से कम 4 बच्चे करे। देखिए उन्होंने किस संदर्भ में इस बयान को कहा अब था। फिर वही बात आ गई, संदर्भ की बात है तो ये बयान किस संदर्भ में है आप वो बता नहीं, दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि उस संदर्भ में अगर उन्होंने किस संदर्भ में यह बयान कहा तो मुझे उस समय का कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं शायद उस बयान से बहुत रूबरू नहीं। अगर आपने ऐसा कहा है और उन्होंने कहा होगा तो बेहतर होगा इसका, क्योंकि अभी शायद थोड़ी देर में साक्षी महाराज भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस संदर्भ में उनका बयान मैंने आपसे क्या कहा, यदि इस तरह के कानून की बात हो रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जाना बहुत आवश्यक है, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से संवैधानिक तरह से कानून बने और वो भारत के सभी नागरिकों पे एक समान लागू होना चाहिए। और इस तरह के कानून का मुझे लगता है भारत में आवश्यकता है और होना चाहिए। और जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि मैं उस बयान का से रूबरू नहीं हुआ, अगर जिस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, क्या कहा होगा, क्यों कहा होगा, तो चूंकि अभी आपके साथ जुड़ेंगे तो बेहतर होगा वो इसका जवाब देंगे। लेकिन इस बयान की मैं प्रशंसा करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। किस वाले बयान महाराज ही नहीं, किस बयान भारत की, जनसंख्या नियंत्रण वाले की या फिर 4 पत्नी 40 बच्चे नहीं चलेंगे? मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण वाले पर मतलब काम होना चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। दूसरे बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि मैं उससे बहुत रूबरू हुआ नहीं हूँ। नहीं, इसी में 2 बयान थे, 2 चीजें थी। उन्होंने पहले कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा, वो दूसरी चीज उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। ये भी कहा उन्होंने। तो नहीं चलने चाहिए। देखिए एक बात समझिए, और फिर भारत के परिवेश की बात करूं विशाल जी, तो हम लोग जिस सभ्यता से जुड़े हैं, जिस परंपरा से जुड़े हैं, हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार को बांध के रखना चाहिए, और परिवार के लिए ही हमारा जीवन जो है कटता है। हम लोग सही मायने में एक तपस्वी का जीवन अपना रहे हैं। हम लोग पारिवारिक सांसारिक तपस्या के रूप में इसको अपना रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसके लिए सर्व कुछ करते हैं। आप समझिए, एक जब बैचलर लाइफ होती है, आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग होती है। आपको रोहित जी रोकूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम चेन्नई से। प्रेम जी अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब चिताओं की आबादी बढ़ाने के लिए बाहर से चिता लेते हैं, यहाँ छोड़ के उनकी आबादी बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये जनसंख्या कमती कर सकते हैं? कैसे होगी जनसंख्या कमती, ये बताएंगे लोग? ये सोचते हैं कि जनसंख्या कमती करने से हमारे ऊपर भार कमती पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। अरे तो ये शादी करना मना कर दे, यहाँ पे बोले कि भारतवर्ष में शादी नहीं करेंगे आप लोग। बच्चे पैदा करने के लिए कभी कुछ लाते हैं, अरे कुछ तो सोचिए। जानवरों की आबादी बढ़ाने के लिए चिता लाते हैं, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए हमारे प्रधानमंत्री साहब खत्म करते हैं कि ये प्रजाति विलुप्त हो रही है। जब हम प्राणी विलुप्त हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे? उनको कितने दिन रहना है? 10 साल, 5 साल, 30 साल रहना है। उसके बाद हमारी प्रजाति भी वो खत्म करके जाएंगे यहाँ से। ये साक्षी जी महाराज कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरी आबादी में 4 शादियां हो रही है, उसको जमेला लेके आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। अरे किसका परिवार है, किसका परिवार नहीं है? भगवान ने दिया किसको धन है, किसको नहीं धन दिया है, वो तो राम जी की मर्जी है। उसके लिए आप दूसरों को गरीब बना देंगे, दूसरों की अमीरी की चर्चा करेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं है सर। उसके लिए एक संगठित चीज होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब कहाँ गायब रहते हैं सर? उनको आबादी से क्या चीड़ है, मेरे को समझ में नहीं आता है। उनको परिवारवाद से क्यों चीड़ है? क्यों परिवार को नष्ट कर दिया उन्होंने? क्यों एक स्टेट में लड़ाई करा रहे हैं? क्यों जाति से लड़ाई करा रहे हैं? खाली एक कुर्सी के लिए। सर 2014 में आए, वो प्रधानमंत्री 2024 पे नहीं आइए।
ये मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी अपनी बात को रखने का। रोहित जी के पास चलेंगे। रोहित जी, प्रेम जो दर्शक चेन्नई से थे, इनका सीधा सवाल है कि प्रधानमंत्री को आबादी से दिक्कत क्या है, उनके नेताओं को दिक्कत क्या है, और ये आबादी बढ़ाने के लिए जब चीते भारत में लाए जा सकते हैं और तो फिर हम लोगों को क्या विलुप्त करना चाहते हैं इंसानी? ये प्रेम जी का सवाल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिन भी सज्जन ने आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक सरोकार नहीं होगा तभी वो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है भारत के नागरिकों के जीवोपार्जन के लिए, अपने जीवन शैली को यहाँ पर व्यतीत करने के लिए उसके साधन संसाधनों की समुचित व्यवस्था कराई जाए और उनको उनकी व्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखा जाए और उसके लिए जो भी सही कार्य लेनी चाहिए वो ली जाए। तो ये उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को इससे क्या समस्या है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये बहुत बचकाना सा सवाल रहा उनका। इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब देश में एक बात समझिए, जिस स्पीड से समस्या जनसंख्या के रूप में बढ़ रही है, ये बात सही है कि आज हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन के बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि हमें इस पे चेतना चाहिए, क्योंकि जो साधन संसाधन है हमारे पास देश में वो समुचित है। तो यदि अगर हम इसी परिपाटी पे चलते चले जाएंगे, नहीं हमें बढ़ना ही है केवल जनसंख्या, और फिर हमें बाहरी लोगों को सस्ता भी देनी है जो बाहर से विस्थापित होकर आए हैं। ये वही मैं कह रहा हूं कि ये उनका जो सवाल है बहुत बचकाना सवाल है। इस तरह का सवाल मुझे नहीं लगता बहुत लाजमी सवाल रहा है ये, क्योंकि साधन संसाधन देखना ही देश के, देखिए भारत के संविधान का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। यदि आप इसका डेमोक्रेटिक एक प्रोफॉर्मा देखेंगे तो भारत के संविधान के प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिनका यह दायित्व होता है भारत के नागरिकों की जीविकोपार्जन का लेकर के, जीवन यापन को लेकर के सारी समुचित व्यवस्था कराना, उनके रहने की, उनके रोजगार की, उनके खाने की, उनके आवास की, सबकी व्यवस्था कराना। तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और इस पर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए इस पर मुझे लगता है कि जो बात कही गई सही गई, इस तरह के प्रश्न प्रधानमंत्री पर नहीं उठाने चाहिए। आप साक्षी महाराज के बयान से बिल्कुल सहमत है? बिल्कुल, ये विवादित नहीं है। और नहीं, मैं बयान की बात करूं, मैं बयान की बात कर रहा हूं। अरे मैं तो आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, मैं तो बस मेरी बात खत्म है, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप ये बता दीजिए, 4 बच्चे, 4 बीबियां, 40 बच्चों की बात कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बचाना है तो 4 बच्चे करो, कभी वो कह देते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले आतंकवादी हैं, वो लव जिहाद कराते हैं। इन सब बयानों से भी आप पर उनका रखते होंगे, ये सब बयान भी आपको अच्छे लगे? बात विशाल जी आप लोगों ने अपने चैनलों के माध्यम से कई बार दिखाई है कि मदरसों का इससे पहले जो फंड आता था उसका इस्तेमाल किस लिए होता था। अगर आप देखते होंगे तो उत्तर प्रदेश में एसआईटी ने ऐसे कई मदरसों में रेड डाली जहां से लोग पकड़े गए जिनका कहीं ना कहीं सरोकार आतंकवादी गतिविधियों में रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कहा गया है, ऐसा हम लोगों ने खुद देखा है और सरकारी एजेंसीज ने रेड डाल के लोगों को पकड़ा है। इसी वजह से इस सरकार ने एक कार्य किया कि मदरसा बोर्ड से, आप समझिए अगर 2017 के पहले की मैं बात करूं तो 300 के आसपास कुछ मदरसे केवल रजिस्टर्ड थे मदरसा बोर्ड से। यदि आप 17 से 23 तक का आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा 7,500 पहुंच गया है। यानी कि जो मदरसे, जब एक बात बताइए, यूपी बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड है ना, आईसीएसई बोर्ड है ना, तो जब मदरसा बोर्ड था तो क्यों नहीं इन मदरसों ने ये एक प्राथमिकता के तौर पर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहा। क्योंकि देखो एक सिलेबस से आप पढ़ाएंगे, एक प्रॉपर प्रारूप होगा आपका सिलेबस, बच्चे एग्जाम देंगे, उनकी मार्कशीट पे सरकारी मोहर लगी होगी तो उनकी शिक्षा की मान्यता अपने आप बढ़ जाती है। यदि आपकी मैं बात करूं, मेरी बात करूं, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ के आया हूं, मुझे आपका नहीं पता आप यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ के आए, उसमें सरकारी मोहर लगी है, मान्यता लगी है कि हाँ आपने एक तय सिलेबस जो सरकार का था उससे शिक्षा प्राप्त करी और इस जगह पर आपकी शैक्षिक योग्यता ये है। इसके पहले देखिए क्या होता था, जो भी बच्चे मदरसे से पढ़ के आते थे, क्योंकि मदरसा बोर्ड से अपलेटेड नहीं होते थे तो उनको मदरसे बोर्ड की मार्कशीट भी नहीं मिलती थी। तो वो बच्चे जो मौलवी बनते थे उनको घर के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें बुला करके 1000, 500 करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अगर मदरसा बोर्ड से जब अपलेशन हो गया तो जब मदरसा बोर्ड की मार्कशीट आपको मिलेगी तो जब भी उर्दू की शिक्षक की वैकेंसी निकलेगी, जब भी आपके दीनी तालीम के लिए किसी भी जगह पर सरकारी संस्थान में वैकेंसी आएगी तो आपको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। तो इस सरकार ने इसमें भी पहल किया। और मैं आपको एक तरफ इसका ध्यान लाना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि भारत में जो भाजपा सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, यदि इस बार आपने आईपीएस
के परिणाम देखे होंगे तो हाँ, आजादी के बाद से सबसे ज्यादा मुस्लिम इस बार सेलेक्ट हुए हैं। 51 हुए, पिछली बार 29 हुए थे, उससे पहले 26 हुए थे। जो तमगा लगा रहे थे ये लोग, मुस्लिम विरोधी बात नहीं हो रही यहाँ, ऐसा नहीं है। अब एक बयान और भी था, मैं तो बयानों पे ही चर्चा कर रहा हूं ना। आपको क्या लगता है कि अगर भूकंप आएगा तो उसके जिम्मेदार क्या डॉक्टर रोहित सक्सेना होंगे या विशाल मिश्रा होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ये दैविक आपदा है। तो बस अब मेरा सवाल यही है कि 2015 में साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी केदारनाथ गए थे, भूकंप आ गया। ये इतने बयान देते हैं, इतने जरूरी है? मतलब पार्टी लाइन कुछ है इनके लिए या नहीं है? 2022 में एक बयान दिया कि पुलिस के भरोसे मत रहो, तीर कमान घर पे रख के बैठो। ये कौन सी बात है? नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपका जो डिबेट जिस सब्जेक्ट पर है, जो मुझे आपने बताया, यदि आप उस स्टेटमेंट की बात करें तो मैं उस स्टेटमेंट की बात करूंगा कि वो केवल साक्षी महाराज जी का बयान नहीं होना चाहिए, सरकार को भी इस पे नीतियां लानी चाहिए और भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए और संवैधानिक तरह से बनना चाहिए, ना कि इमरजेंसी के दौरान जो हो रहा था वो होना चाहिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया है इस देश में और संविधान के तहत कानून बने, उसका पालन हो, उसमें मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। चलिए, अतर नईम जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता। सर, साक्षी महाराज के इस बयान से आप कितना सरोकार रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? में एक तो तकनीकी समस्या थी जी, क्या कहा है साक्षी महाराज सांसद भाजपा ने, लेकिन हमें ये लगता है इनके जितने बयान अब तक आए हैं जब से ये सांसद हुए हैं, सब के सब कुछ अनर्गल विवादों में समाये हुए रहते हैं। कभी ये कोई ऐसा बयान नहीं देते जो जनता की भलाई का हो, देश की, प्रदेश की या इनके सांसदीय क्षेत्र की उन्नति का हो। ये ऐसे ही बयान देते हैं और समझते हैं कि इसी से जीत जाएंगे। और अब की इनको इनके उन्नाव जनपद की जनता हरा रही है। हमारे इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय मिलने जा रही है। ये बयानों का भी इनका अभिशाप है कि ये हारे नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक बात और भी, जैसे आपने विवादों की बात करी, कई बयान हमारे सामने आते हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी आते हैं, वो किसी भी एक जो भी अगर चाहे कांग्रेस का नेता भी विवादित बयान देता है, लेट मी कंप्लीट जी, वो भी मैं समर्थन नहीं करता, अच्छी बात नहीं है। किसी को हिट करने वाला, किसी की भावनाओं को आहत करने वाला कोई बयान अच्छा नहीं है, चाहे किसी दल का हो। और इन लोगों का तो भाई बिल्कुल यही एक पूंजी है इनकी, जो साक्षी महाराज जी हैं। रोहित जी, क्या साक्षी महाराज सिर्फ चुनाव को लेकर अपनी फिजा बनाने के लिए बयान देते हैं क्या? नहीं, देखिए एक बात समझिए, इस पार्टी की मैं आपको एक खासियत बताऊं, इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी छवि बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा, हम सभी लोग हमारी एक कार्य प्रणाली है, हमारी एक शैली है, उसके तहत काम करते हैं। ये जो बयान, आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बयान एकदम सही है, परफेक्ट है, इसमें कोई अच्छा रोहित जी, मेरा सवाल है आपसे, हम बात कर रहे हैं साक्षी महाराज पे। चलिए, आपको शायद ब्रीफ वो सिर्फ बयान किया गया, मैं तो साक्षी महाराज को लेकर बात, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं साक्षी महाराज से भी। साक्षी महाराज के बारे में ये विवादित बयानों को लेकर तो लगातार कहा जाता है कि भाई ये विवादित बयान देते हैं, इनके कोई बयान में पार्टी नहीं स्टैंड करती है, कभी कभी तो ऐसे बयान देते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यदि कोई बयान जिस पे देश का कोई सरोकार है, यदि कोई बयान जिसके देश की व्यवस्था का कोई सरोकार है, तो बिल्कुल स्वीकार्य होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा बयान जिससे कोई व्यक्तिगत रूप से आहत हो, व्यक्तिगत रूप से किसी को टारगेट किया जाए, मुझे लगता है वो राजनीति में स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनेता देश का एक आइडल होता है। जब राजनेता कोई बयान देता है, ये बात आपकी अच्छी है। जब एक राजनेता अपना कोई बयान देता है, देखिए एक संसदीय क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो ऑन एन एवरेज 10 से 15 लाख 18 लाख वोटर होते हैं, यानी आप उनके आइडल होते हैं। तो आप जब भी बयान देते हैं तो उसका सीधा सरोकार आपके फॉलोअर्स से होता है। तो साक्षी जी के अगर इस व्यक्तिगत बयान की आप बात कर रहे हैं तो मुझे इस बयान में कुछ गलती नहीं लग रही। हाँ, उन्होंने और जिन बयानों की आप बात कर रहे हैं, यदि उससे किसी की व्यक्तिगत मतलब चीजों को ठेस पहुंची हो या व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया गया हो, तो मुझे लगता है उसके लिए सही सवाल करने वाले सवाल करने के लिए साक्षी महाराज जी हैं। और हम देखिए, जैसे मैंने क्या कहा, इसकी जिम्मेदारी विशाल की नहीं हो सकती, इसकी जिम्मेदारी भाई जो कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता है इनकी नहीं हो सकती।
उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे बयान देने वाले की होती है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हमारा मुकाबला उस शक्ति के खिलाफ है, और शक्ति में सनातन धर्म में नारी के रूप में पूजी जाती है। तो ये इस तरह के बयान मुझे लगता है राजनेताओं को करने से बचना चाहिए। रॉन्ग कोटेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, पूरी बात कहिए जो उन्होंने कहा। अच्छा, पूरी बात आप बता दीजिए, फिर मैं आपको कोट अनकोट एज इट इज बताऊंगा। आप जब अभी साक्षी महाराज के बयान जी को कह रहे हैं तो इसको भी आधा अधूरा काट पीट के नहीं, मैं आधा अधूरा नहीं बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, आप यूट्यूब पे चला भी सकते हैं अभी, जिसमें उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। ये उनका वर्ड है एज इट इज, कोट अनकोट। के खिलाफ, उसके आगे पीछे को छुपाइए मत। किस शक्ति के खिलाफ कहा उन्होंने? किस शक्ति की आप बात कर रहे हैं? चलिए एक बार पूरा बयान बता दीजिए, वो बयान था क्या ये तो बता दीजिए। जो शक्ति केंद्रित कर रखा है अहंकारी प्रधानमंत्री तानाशाह ने, उस शक्ति के खिलाफ कहा उन्होंने। इसका हिंदू धर्म में शब्द है, शक्ति से क्या लेना देना है? आप उसी को तो आगे पीछे अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, इसको कोट अनकोट कैसे किया आपने? उसी को पूरी तरह से लाइए, उनके उस बयान को राहुल गांधी जी। मैं उसी बयान की बात कर रहा हूँ, एज इट इज बयान है। अगर विशाल चाहे तो उस बयान को चला सकते हैं अपने चैनल पे, आप देख लेंगे। मैं एज इट इज लाइन बोल रहा हूँ। उन्होंने ये शब्द बोला है हिंदू शब्द में एक, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उनका ये बयान है। तो हिंदू धर्म पे लाने का क्या मतलब था उनका? उनको अगर किसी व्यक्ति विशेष पर प्रहार करना था, लेकिन देश की जनता ने उनको, फिर आप बोलेंगे तो मैं भी सुनूंगा, आपको जवाब दे पाऊंगा जी। यदि आप मुझे सुन लेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, तो फिर मैं भी जवाब दे पाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, यदि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस शब्द को प्रधानमंत्री जी की शक्ति से जोड़ा था, तो उसमें हिंदू धर्म में एक शब्द है का क्या मतलब हुआ? तो हिंदू धर्म से पूरी बात लाइए ना, क्या कहा था उन्होंने? आपने कहा ना प्रधानमंत्री के खिलाफ, हिंदू धर्म कहां से आ रहा है? हिंदू धर्म में शक्ति का कहां से जिक्र आ गया? चलिए मैं वो बाइट निकलवाता हूँ, रुकिए। देखिए इस तरह का डिपेंड नहीं करना चाहिए। या तो आप इस बयान को चलाइए और मुझे, अरे बिल्कुल समय तो दीजिए रोहित जी। रोहित जी तो आपको ही पता है, आप तो इंडस्ट्री से जुड़े आदमी रहे हैं, आपको तो पता है कितना टाइम लगता है एक वीडियो कट के रेंडर होने में। अब आप तुरंत कह देंगे कि आपके मुंह से निकला हम चला दे। भाजपा का IT सेल नहीं है ये, उसने तुरंत चला दिया था। ये तो चैनल है, यहाँ एक प्रोसेस है। नहीं बट प्रोसेस नहीं। देखिए मैं विशाल क्या कह रहा हूँ, यदि मैं एज इट इज जो बयान बोल रहा हूँ, आप साक्षी महाराज के बयान को पर्सनल बता रहे हैं कोई भी गलती और राहुल गांधी के बयान पे अथर जी को घेर रहे हैं। मैं एज इट इज सही शब्द बोल रहा हूँ, तो इसलिए कोई इसमें त्रुटि नहीं है। डॉक्टर साहब आपके उस अंश को पसंद कर गया था जिसमें आपने कहा था किसी राजनेता को किसी की भावनाएं आहत करने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए हम लोग आइडल हैं, ठीक है, किसी के 2000 फॉलोवर होते हैं, उनका अनुयायी होते हैं, किसी के 20,000 होते हैं, किसी के 20 करोड़ होते हैं, और जो भी लोग अनुयायी होते हैं आपके बयान कहीं न कहीं उनको इंगित करते हैं, उनको एक पक्ष प्रदर्शित करते हैं। चलिए रोहित जी सुन लेते हैं ना, अथर जी को सुन लेते हैं। वैसे बेचारे बोल नहीं पाते, कभी सांसद उनकी पार्टी के चले जाते हैं कहीं कुछ। प्रवक्ता का ऐसा नहीं है, बयान को पूरा देखा जाना चाहिए। बस मैं कुछ सेकंड चाहूंगा, फिर मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा। मैंने तो बता दिया, आप बता दीजिए पूरा बयान क्या था। उन्होंने उदाहरण दिया था, उसमें हिंदू शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी? हिंदू धर्म में एक शब्द है। जब बात पूरी की जाएगी तो हिंदू शब्द के सम्मान की बात थी, ऐसा क्या उन्होंने अपमानजनक क्या कहा? अरे तो भाई हिंदू धर्म, अगर आपने कहा ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री की शक्ति के खिलाफ कही, तो उसमें हिंदू धर्म में शब्द है शक्ति का क्या मतलब हुआ? फिर देखिए, फिर आप सीधे कहते हैं मैं प्रधानमंत्री की शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं, प्रधानमंत्री ने जो शक्ति केंद्रित कर रखी है, तो इसमें हिंदू धर्म की शक्ति कहां से आ गई? अरे बाबा उस पूरी लाइन को पढ़ दीजिए कृपया, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं। वैसे ही बता रहा हूं इस तरह से। अच्छा अभी मुझे 2 मिनट का समय लग रहा है, बस वो बाइट आ रही है। तब तक अभी साक्षी महाराज के बयान पर आप लोग पहले साक्षी महाराज का बयान एक बार फिर से सुन लेते हैं। पहले साक्षी महाराज का बयान सुनते हैं, उन्होंने कहा क्या है, फिर राहुल गांधी के बयान को भी सुना दिया जाएगा। और दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 काम करके हम आपके बीच में आएंगे। एक काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून, आवश्यक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। हम दो हमारा एक, जो भी कानून बनेगा एक बनेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेंगे। सोचा की तरह बढ़त बढ़ाकर चली जा रही है जनसंख्या।
जमीन कम होगी चली और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ पैदा करेंगे? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना राज्य में बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है आने वाले वर्षों में इस काम को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। बयान है जो साक्षी महाराज ने उन्नाव में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के हम तो हमारे दो, हम तो हमारा एक। और साक्षी ने सुना, जिस बयान पर हमारे दोनों प्रवक्ता कह रहे थे चलाने के लिए, राहुल गांधी का वो बयान भी आ गया एक बार, वो भी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के समय का बयान है, ये वो सुन लीजिए। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी तो फिलहाल जो बयान हमारे पास आया वो ये है कि हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। रोहित जी के पास चलेंगे। फिलहाल जो बयान ये है कि एक शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नहीं, अब आप भी सुना, आपके पास हो तो आप भी सुना लीजिए, क्योंकि मैं चला। हाँ, आप एक बार चला दीजिए। अभी जो के न्यूज इंडिया ने दिखाया, इसमें कहां से हिंदू धर्म आप ले आए? आईटी सेल से। एक बार वो भी उनके पास जो बाइट है वो भी देख लेते हैं। जी, स्वागत है, स्वागत है। बीजेपी के हाँ बिल्कुल। अतर जी, आपने भी फिलहाल ये बाइट सुनी जिसकी बात चल रही थी, साक्षी महाराज का भी आपने बयान सुना और आपने बयान सुना राहुल गांधी को का भी, जहां शक्ति की बात हो रही थी। अतर जी, और हमारे साथ दिक्कत की जो जिम्मेदारी हमको मिलती है उसको बिल्कुल। अतर जी से हम जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, दो बयान है साक्षी महाराज और दूसरे बयान का जिक्र हमारे पैनलिस्टों ने कहा कि ये बाइट क्यों नहीं, आप इसको भी लीजिए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो बयान दिया, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन था। महाराष्ट्र में रैली हुई थी जहां पर पूरा इंडिया गठबंधन अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, उस पर यह बयान दिया गया था। हाँ जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आने लगी। जी, बस वही मैं कह रहा हूं। आपने साक्षी महाराज का बयान सुना, उनका रहोगे कहां, खाओगे क्या, जमीन नहीं बचेगी, बच्चे हो जाएंगे। और उन्हीं का एक बयान है 2015 का कि हिंदू धर्म बचाना है तो 4 बच्चे करिए। कितने हास्यास्पद हैं इनके बयान, क्या ज्ञान है इनका, क्या राजनीतिक परिपाटी बना रहे हैं, क्या संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रख रहे हैं। हमें तो आश्चर्य होता है, इनको क्या कहें भाई। साधु के वेश में दिख रहे हैं तो मैं इनको ज्ञानी मानता हूं, सम्मान करता हूं, इनका अभिवादन करता हूं, लेकिन जो इनके बोल हैं वो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अभी ये 2 ही बयान एक ही विषय पर कि 4 बच्चे पैदा करो और फिर वो कर रहे हैं। लगता है उनका बयान आ गया। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर उनका बयान तो उन्हीं के फोन पर है। मैं कह रहा हूं कि ये लोग इस तरह के भावनात्मक बयान देकर, भाषण देकर अपने समुदाय के, अपने वर्ग के, अपने वोटरों को ही
डराकर धमकाकर वोट लेना चाहते हैं, जो बहुत बहुत निंदनीय है। जो आपका समर्थन कर रहा है उसको आप डरा रहे हैं, ये क्या मतलब है? अच्छा, कभी आपको डर नहीं लगता? आप इतना खुल के बोल रहे हैं, अगर इतना ही डर की बात है तो। नहीं, डरना क्या, मरना है, मर जाएंगे, मार दे भाजपा वाले, मरना है। मैं नहीं डरता कभी किसी चीज से, मैं गांधी का अनुयायी हूं। गांधी जी को पता था हाँ कि बिल्कुल, गोडसे के लोग हत्या। रोहित जी के पास बयान है। रोहित जी बयान सुना दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। का रूप है हिंदू धर्म में, शक्ति शब्द होता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है जी, देखा आपने? हाँ, तो हिंदू धर्म में शक्ति धर्म होता, शक्ति शब्द है, तो उर्दू में नहीं है? इसमें क्या आपत्तिजनक है? इसमें मुझे एक बात बताइए, यदि आप शक्ति की बात कर रहे हैं, इसमें धर्म लाने का क्या मतलब है? यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म का शब्द लाने का क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताइए ना। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति का और हिंदू धर्म में होता है। शक्ति किसे कहा गया है? हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहा गया है, मुझे ये भी बता दीजिए। आपको पता नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा। तो आप बताइए ना। आपने तो कह दिया नहीं, उन्होंने कहा शक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति के खिलाफ। हिंदू नहीं, धर्म नहीं, में नहीं, शक्ति नहीं, का मतलब ना। होता है नारी, देवी। बिल्कुल। हाँ, और उनका कहना है कि मैं हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। क्या वो देवियों की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या वो नारियों की शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं? यही गलत कोटेशन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे मैं उस उन्होंने शक्ति कहा, के मैंने खिलाफ आपको लड़ सुना दिया ना, इनके पास पूरा बयान नहीं था, मैंने पूरा बयान आपको सुना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के शक्ति के अरे तो दुरुपयोग हिंदू को धर्म कहा। में शब्द शक्ति की बात क्या आ गई? देखिए एक बात समझिए, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, आप आप- किसी चीज को धर्म से जोड़ेंगे तो उस धर्म में उस शब्द के जो मायने होंगे, उस मायने को समझना बहुत जरूरी है। उसको तोड़ मरोड़ कर अरे दुरुपयोग मैं कर तो रहे हैं। सीधा सीधा बिल्कुल बयान सुना दिया भाई सीधा मैंने। दुरुपयोग कर विशाल रहे जी हैं। के नहीं पास कहा। नहीं था, विशाल जी के ऐसा पास नहीं पूरा कहा। बयान अच्छा, नहीं था। मैंने एक चीज पूरी और भी है। तरह से अभी हमारे एक साथी ने बताया, रोहित जी, रोहित जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए विशाल भाई। रुक गया। अच्छा मेरी बात भी सुन लीजिए, अगर दोनों लोग की बात हो गई हो। अतहर जी से मेरा सवाल है, क्या बीबी शब्द उर्दू होता है? अतहर जी, आपको बीवी शब्द, बीवी का प्रयोग जो किया, बीवी, क्या ये शब्द उर्दू? अच्छा, हाँ उर्दू है। तो रोहित जी, तो सीधा टारगेट है एक कौम के ऊपर, ये तो सीधी बात है। नहीं देखिए, आम जन कुछ देखिए, भी मैं भी टारगेट करें। देखिए, जो कोई थंब टारगेट है। इसलिए नहीं है। मेरी इन्होंने बात समझिए, सारे अगर संविधान को कानून रौंद आया, रखा मुझे है। एक बात जब बताइए विशाल पार्लियामेंट के जी, अंदर अगर मुसलमानों का कानून नाम आया, लेके गाली बकते हैं सांसद मुझे इनके। एक बात बताइए, यदि कानून आया तो क्या वर्ग विशेष के लिए आएगा? क्या व्यक्ति घुमाइए विशेष मत के बात लिए को। आएगा? जो जो एंकर महोदय ने कानून पूछा आएगा, इसकी इस बात करिए देश में ना। जो भी कानून बनता है वो सभी के लिए होता है, ना धर्म विशेष के लिए होता है, ना व्यक्ति विशेष के लिए होता है, ना संप्रदाय विशेष के लिए होता है, ना पंथ विशेष के लिए होता है। यदि कोई चीज एज अ लॉ इन्फोर्स करी गई तो दैट इज इन्फोर्स फॉर एवरीबॉडी, एवरी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप वो एक बार सब भारत पर के एक संविधान तरह से पे लागू होगा। दृष्टिपात कर लीजिए। एक बार भारत के संविधान पे दृष्टिपात कर लीजिए। कई जगह ऐसा है। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हिंदू अविभाज्य परिवार, ये किसके लिए? सबके लिए है कि केवल हिंदू परिवार के लिए है? इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भाई साहब, एक देश एक कानून की बात हो रही है कि ना मुस्लिम पर्सनल लॉ हो चले, ही ना नहीं हिंदू सकता। अविभाजित इस पे चले, डिबेट करा लीजिए ना संसद में। हिंदू उत्तराधिकार चले। ये देश बहुपरंपरा इसीलिए तो का कहा है। जा रहा है एक देश एक कानून। और अगर तो हमें कोई दक्षिण आपत्ति नहीं है एक देश एक दक्षिण कानून भारत में, तो आपको क्या दक्षिण आपत्ति भारत है? दक्षिण भारत में आपके नेता तमिल परंपरा की इतनी बातें कह गए और बहुलतावाद की बात कर गए और कहते हैं एक देश। उत्तर भारत में आके समझाते हैं आप वोट बटोरने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में क्या कह आते हैं? आप लोगों के सारे बयान निकाल दिए जाए तो आप लोग अगर थोड़ा भी शर्म का कुछ पुट हो तो खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी अच्छा, इन्होंने आप एंकर महोदय ने कहा वैसे ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप तो वैसे ही खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बताइए अब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई हम साहब? आपके सामने खड़े हैं, आपको हरा कर दम लेंगे। अगर यहाँ 50 से हमका ज्यादा सीट मतलब आ है जाएंगी तो आपकी बताइएगा। सत्ता से, सुनिए आपकी विशाल सत्ता जी, से। जी मैं सुन रहा हूँ, आजादी मैं तो के नोट भी कर रहा बाद हूँ। मैं तो इस सबसे टाइम कम सीटों पर कांग्रेस इस बार लड़ रही है। जी, ये कांग्रेस ध्यान का रखिए, मजबूत जनाधार दो है। सीटें थी। और आप अपनी ये अपनी ध्यान पैतृक रखिए, सीट छोड़ भारतीय करके गांधी जनता परिवार पार्टी चला के गया। दो सांसद आप थे, समझ वो रहे हैं, भी उनको भी दोनों हकीकत अपने पता है कि दम क्या पे थे। हकीकत है उनकी। आज अपनी जो एक पुश्तैनी सीट थी दोनों,
उन दोनों सीटों को परिवार ने छोड़ दिया। अभी छोड़ा कहाँ, अभी प्रत्याशी आएगा। अच्छा, आप लोग बहुत जल्दी करते हैं। ना 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 रोहित जी, उनको समय दीजिए ना। अब आपने क्या किया, रायबरेली आप भी नहीं घोषित कर रहे हैं, कैसरगंज में आप भी घोषित नहीं कर रहे हैं। कैसरगंज में कर दीजिए, चलिए, वो भी तो भाजपा की पैतृक सीट है, कैसरगंज में करिए ना। एक बात समझिए, रायबरेली में आपने नहीं किया, रायबरेली में तो आपने भी नहीं की। सोनिया गांधी ने कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्यता ले ली। जानकारी सही कर दूं, राजस्थान है वो राजस्थान है रोहित जी, राजस्थान से ली है। अरे मतलब तो आप निकाल बहुत लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता लड़ सकता है। अगर सोनिया जी ने अपनी आयु को देखते हुए सदस्यता ले ली तो आप इसका जो चाहे मतलब निकाल लें। राज्यसभा सांसद होते हुए और मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रहता हूँ। अच्छा, सोनिया गांधी सांसद रहने के बाद कितनी बार गई है रायबरेली, मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरा सवाल रोहित जी से है। अतर जी आपको रोकूंगा, अतर जी आपको रोकूंगा, बिल्कुल। रोहित जी, एक बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि आप 80 में 80 जीतने जा रहे हैं। आप ऐसे दावे कर रहे हैं कि हम 80। रोहित जी बात तो सुनिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। आप लोग दावा कर रहे हैं हर मंच से 400 पार और यूपी में 80 की 80, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। फिर चाहे रायबरेली सोनिया छोड़े और चाहे अमेठी से राहुल गांधी छोड़े, आपसे क्या मतलब? आप अपना चुनाव आप तो जीत ही गए ना। आप तो हमें लग रहा है खादी आदि कुर्ता आपने सिलवा लिया होगा। 400 सीटें ला रहे हैं, हमने कहा मना किया। अरे साहब, आप 150 सीटें नहीं पा रहे हैं, 400 कहां भ्रम फैला रहे हैं आप। कहीं है नहीं, कई प्रदेशों में नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा विशाल जी। अरे हम तो सारी चीज नोट कर रहे हैं। 4 जून को इसको चलाइएगा जरूर। बिल्कुल चलाएंगे। क्या मतलब है, आप कैसे चलाना क्या है? अगर 400 आई तो चलाना है, नहीं आने पे चलाना, ये भी क्लियर कर जाइएगा, वरना हमने कुछ चलाया तो आप हम पे गुस्सा करें। दोनों पे चलाइएगा और दोनों को बुलाइएगा। जी चलाना क्या ये तो बता दीजिए। मैं तैयार हूँ, आप बता दो चलाना क्या है। मैं तो पेन लेके बैठा हूं कि आप जो बोले मैं नोट कर लूं ना। आपने ये कहा कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। जिम्मेदार चैनल है पे न्यूज़ इंडिया, वहां रिकॉर्डेड है। 50 नहीं आएंगी कांग्रेस की। कौन सी सेटिंग कर रखी है? 50 सीटें इनकी नहीं आएंगी कर रखी है। और अगर आ गई, अथर जी कह रहे अगर आ गई तो आप कर्नाटक नहीं जीतते। सेटिंग कर रखी होती आप तेलंगाना नहीं जीतते। सेटिंग कर रखी होती तो आप हिमाचल नहीं जीतते। सेटिंग कर रखी होती तो पंजाब नहीं जीतते, दूसरी पार्टी के लोग। पंजाब में आपके बुरे हाल है, हरियाणा में दौड़ा। मैंने आपसे क्या कहा, अगर सेटिंग कर रखी होती तो कहीं कोई नहीं जीतता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। आखिरी सवाल, आप दोनों को रोकूंगा। सबसे पहले रोहित सक्सेना जी आपके पास आऊंगा। विशाल भाई जी, मुझे आज तक ये पैरामीटर समझ में नहीं आया कि जब राज्यों में इनकी जीत होती है, समझिएगा, जब राज्यों में जीत होती है तो कहते हैं जनता ने इनको जवाब दे दिया, जनता ने इनको उखाड़ फेंका। और जब ये हारते हैं तो नहीं, ईवीएम में सेटिंग थी, चुनाव आयोग इनके हिसाब से का क्या 2 पैरामीटर होने चाहिए किसी भी चीज को नापने के लिए? लगभग मैंने ये नहीं कहा, देखिए 2 पैरामीटर। चलिए उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। बताओ रोहित भाई, बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। लगभग क्या किसी भी परिणाम के 2 पैरामीटर होने चाहिए? यदि आप जीत रहे हैं तो जनता ने जवाब दे दिया, यदि आपने जीत रहे हैं तो भाजपा को उखाड़ देगा, यदि आप जीत रहे हैं तो जनता का फॉर्म हो गया। लेकिन आप हार रहे हैं तो ईवीएम सेट है, चुनाव आयोग सेट है, ईडी सेट है, आईटी सेट है। नंबर बता देंगे कि हमको इतनी सीटें मिलेंगी, इससे आपकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई अरे सीट हमारे नहीं बता काम सकता। पर हम सुनिए, चलिए बात समझिए, हमारे काम पर मैं दोनों लोग को रोकूंगा और फाइनल सवाल लूंगा। कैसरगंज, रायबरेली, मछली शहर प्रत्याशी कब घोषित होंगे? ये कैसरगंज घोषित करें? अच्छा नहीं जी, आप जो चुनाव परिणाम दिखाते हैं, एग्जिट पोल दिखाते हैं, अभी भी जैसे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, तो क्या आप सेटिंग से दिखाते हैं? आप भी आकलन करते हैं ना। अक्सर गलत होते हैं, अक्सर सही आकलन होते हैं। करके बताते हैं ना कि किसकी सरकार आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित सक्सेना आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तरनईम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विवादों के महाराज, और इस डिबेट में तो अलग ही विवाद हुआ, राहुल गांधी के बयान पर भी चर्चा हुई, लेकिन घूम फिर के वही बात, चाहे वो 2015 का बयान रहा हो या 2015 में जब बयान दिया था कि भूकंप आ गया, राहुल गांधी की देन है। अब आज जो बयान दिया कि भाई 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, और 2015 में इन्होंने ही बयान दिया था, जनवरी का वो महीना था, सर्दी का समय, कि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है तो 4 बच्चे कम से कम करिए। तो साक्षी महाराज के पास क्या यही एक बूस्टर है अपने चुनाव को उठाने का? बाहुल्य जनसंख्या वाले इलाके में जाकर जब ये करते हैं जनसभा, तो इस तरीके के बयान क्यों देते हैं?
और लोग तो एक चीज़ और भी कहते हैं कि साक्षी महाराज से अगर आपको मिलना हो तो 10 सालों में सिर्फ शनिवार को मिले हैं, सिर्फ शनिवार को। वो शनिवार को ही लोगों से मिलते हैं, बाकी 6 दिन वो अपनी यात्राओं में रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। फिलहाल उन्नाव से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। सामने इंडिया गठबंधन से अन्नू टंडन है। क्या होगा ये तो जिस दिन वोटिंग होगी तो पता चलेगा, या फिर 4 जून को फाइनल नतीजों के बाद। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। 4 बीवी 40 बच्चे देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।